नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कल यानी कि बुधवार को पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारक बैठक हुई। ये बैठक 85 साल के बाद सदाकत आश्रम में हुई है, यानी आजाद भारत में पहली बार। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसके मायने और इसके निहितार्थ काफी गंभीर हैं, क्योंकि ये ऐसे समय में बैठक हुई है जब 1-1.5 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। हम इसके कुछ ऐतिहासिक पहलू की ओर आपको ले जाना चाहेंगे। मसलन, इससे पूर्व 1940 में जब पूरी दुनिया द्वितीय महायुद्ध से दो चार हो रही थी, उस वक्त उस युद्ध के साए में, उस युद्ध की छाया में ये बैठक हुई थी। तब इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका शीर्षक था इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। लेकिन इसी समय महात्मा गांधी ने एक बड़ी बात कही थी कि विश्व युद्ध के जो साथ साथ भारत की अंदरूनी समस्याएं काफी बड़ी हैं, जिनसे निजात पाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी आंदोलन शुरू करने के पहले उसका एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पक्की योजना होनी चाहिए कि क्या क्या किया जाना है। इतना ही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, और उन्होंने तब जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं कि ये 1940 की घटना है। 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब भी कितनी क्रिटिकल स्थिति थी इस हिंदुस्तान की। उसे देखते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि धर्म के आधार पर पहचान और नफरत जो फैली हुई है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने खुद के बारे में ये कहा कि उन्हें फक्र है कि वो एक भारतीय हैं और भारत की एकता निहायत जरूरी है। हिंदू की भांति मुस्लिम और ईसाई भी ये समझ सकते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के साथ इस भारत में समान रूप से जी सकते हैं, रह सकते हैं। आज फिर से कमोवेश वही स्थिति है। धार्मिक मुद्दे, तनाव, नफरत, हिंसा, ये सब कुछ पूरे देश भर में
फैली हुई है और इन सब के साथ साथ इन सब से लड़ने के लिए पहली बार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने आरएसएस का नाम लेकर के उसे एक कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में वैचारिक रूप से रखना शुरू किया है। हालांकि आज भी कांग्रेस के भीतर, या यूं कहें कि कांग्रेस का हर सिपाही, जिसे कि राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं, हर सिपाही राहुल गांधी नहीं बन सका है। यह संभव भी नहीं है शायद कि हर कोई किसी अपने नेतृत्व के समकक्ष अपने आप को खड़ा कर ले और अपनी जो खूबियां हैं, अपनी जो कमियां हैं, उन्हें दूर करते हुए नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके कदम ताल कर सके। लेकिन लड़ाई जो 1940 में थी वो 2025 में भी बदस्तूर वैसे ही जारी है। वही नफरत, वही हिंसा, वही आपस में लड़ाना, भाईचारे को खत्म करना, इसके तुलना में इससे अलग एक वैचारिक सोच है कांग्रेस की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं रहे। उनका नाम यहां मैंने लिया कि तत्कालीन जो समाज था उसमें जो सामने एक और जो पूरे देश भर में नफरत की आंधी, हिंसा का जो माहौल बनाया जा रहा था या बना दिया गया था, उससे लड़ने के लिए ये सारे कांग्रेसी और उनकी विचारधारा से मिलता जुलता अन्य कई लोग उस विचारधारा से, नफरती विचारधारा से लड़ रहे थे। और आज 2025 में भी वही चीज है। अंतर सिर्फ एक है, जहां तक मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में जिस निर्भीकता के साथ, जिस निडरता के साथ, बेखौफ होकर के राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा को, उसका खुलासा करते हुए, उस नफरत की आंधी को, उस हिंसा को, वो भाईचारे को तोड़ने वाली जो विचारधारा है, आपस में लड़ाने वाली जो विचारधारा है, उसके जम करके उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस का हर सिपाही, चाहे वो कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो, है, या राज्यों में जो प्रदेश नेतृत्व हैं, उनके ऊपर भी मैं ये सवाल खड़ा करता हूं। मैंने ऐसी स्थिति में ये लड़ाई कहीं और ज्यादा कठिन है,
क्योंकि तब मैंने जो नाम गिनाए आपको, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे जाने कितने लोगों की एक फौज थी उस नकारात्मक विचारधारा से लड़ने के लिए। आज ये काम राहुल गांधी अकेले कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, सचिन पायलट जैसे युवा खड़े हैं, और भी कुछ नाम हैं जो कि इस फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अधिकांश या तो मौन हैं या उनकी विचारधारा भी कहीं न कहीं उतनी उस तेवर के साथ, उस आक्रामक तेवर के साथ वो राहुल के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा ये, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सदाकत आश्रम में हुई कार्य समिति की विस्तारक बैठक के निहितार्थ बहुत हैं, क्योंकि 90 के दशक में जो सत्ता कांग्रेस ने गंवाई बिहार में, उसके बाद से लेकर के अभी कुछ दिन पहले तक आलम यही रहा कि कांग्रेस भी, कांग्रेसी भी इसी सोच के साथ जी रहे थे कि हम कर ही क्या सकते हैं। लिहाजा सिकुड़ते 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 इतना सिकुड़ गई ये पार्टी कि लोगों ने उसकी तरफ गौर फरमाना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इसी बेदम संगठन में कुछ ऐसी हस्तियां भी रहीं और आज भी हैं जिनके दम पर कांग्रेस बिहार में, अगर आप कहें कि बहुत कमजोर स्थिति में है, जीर्ण स्थिति में है, लेकिन है। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये समूचे देश की बात है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। जो किसी ने कहा था आज से 11 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत, वो हो नहीं पाया है। जिन्होंने कहा था उनकी ही पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। लिहाजा आज की तारीख में ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आज भी विधायकों की बिक्री बड़े पैमाने पर, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना, वो चाहे जिस भी वजह से हो, दबाव में हो, प्रलोभन में हो। अगर दबाव में भी है तो इसकी वजह वो खुद हैं, प्रलोभन में भी है तो इसकी वजह भी वो खुद हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा भी था और अक्सर कहते रहते हैं कि जिन्हें जाना है उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। शायद यही सफाई भी है। और आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि ये वर्ष कांग्रेस ने सृजन का वर्ष घोषित किया था। उस लिहाज से नई कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश पूरे देश भर में की जा रही है। और कांग्रेस अन्य प्रदेशों की तरह ही बिहार में भी
इंडिया गठबंधन में रहते हुए अपने आप को इतना मजबूत करना चाहती है कि वो सबसे आगे रहे, और शायद गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं वो भी यही चाहते होंगे कि अगर हमारा नेतृत्वकर्ता मजबूत है तो लड़ाई भी बहुत मजबूती से लड़ी जा सकती है। लेकिन यहीं पर एक सोच ये भी है गठबंधन के घटक दलों के बीच, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें एक भय भी सता रहा है किसी कोने में कि कांग्रेस ने अपने आप को अगर मजबूत कर लिया और फिर से वो राज्यों में खड़ी हो गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसका बेस कांग्रेस से ही है। कांग्रेस से टूटा हुआ वोट बैंक ही इन क्षेत्रीय पार्टियों का भी वोट बैंक है। लिहाजा उन्हें भी संभाल करके चलना है और अपने आप को भी मजबूती के साथ खड़ा करना है। बात अगर बिहार की करें तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, आप सब ध्यान भी रहे हैं कि 2025 के शुरू होते ही जनवरी महीने से लेकर के और अब तक राहुल गांधी लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। वहां नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं और खासतौर पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और इन सभी जातियों को लेकर के उनके जो युवा वर्ग है उनसे मिलना, उनकी पीड़ा को जानना, समझना, वो सारी चीजें राहुल गांधी लगातार किए हुए हैं। इस बीच वोट चोरी का मुद्दा उठा, इसका खुलासा भी राहुल गांधी ने किया। 2 कड़ियां आ चुकी हैं कर्नाटक से, महाराष्ट्र से। अभी महीने भर तक ऐसा बताया जा रहा है कि महीने भर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अभी कई कड़ी आनी शेष है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी कहा था कि अभी हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन पहले उसके एक प्लेटफॉर्म, उसकी नींव तो तैयार कर ली जाए। तो वो नींव तैयार करने की कड़ी में 2 एपिसोड आ चुके हैं। वोट चोरी, SIR और इसको लेकर के राहुल गांधी बिहार गए और करीब 16 दिन, 17 दिन की वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली। शायद ये पहला मौका था जब किसी राज्य में राहुल गांधी गए तो ये देखने को नहीं मिला कि वो सुबह गए और शाम को लौट आए। वो वहां रुके। बीच में 1-2 बार किन्हीं कारणोंवश उनको आना भी हुआ तो वो तत्काल लौट करके फिर गए। कंटेनर में 16 दिन बिताए, पदयात्रा भी की, गाड़ियों से भी चले, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, खासतौर पर वोट चोरी, उसमें उनको अपार जन समर्थन मिला। लेकिन इस जन समर्थन में आरजेडी और तेजस्वी यादव का भी योगदान रहा, उससे नकारा नहीं जा सकता है। भले ही ये पूरी यात्रा का फोकस
राहुल गांधी पर ही रहा और वही नायक भी रहे। और ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिला, तो युवा भी थे, महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे, हर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। माने ऐसा कोई तबका नहीं था जो इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल न हुआ हो, समर्थन न दिया हो। इस जन समर्थन ने राहुल गांधी का हौसला बढ़ाया है, काफी बढ़ाया है। खास तौर पर युवाओं की जो भागीदारी उन्होंने देखी इस यात्रा में, शायद उसी का नतीजा था कि जब वो वोट चोरी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने युवाओं, छात्रों और जनजेट का आह्वान किया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बावजूद इसके बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। मैंने पहले जैसे कहा कि संगठन में उन्होंने बदलाव जरूर किया है, एक नया संगठन खड़ा किया है। नो डाउट राजेश राम जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू काफी मेहनत कर रहे हैं। कन्हैया कुमार और कांग्रेस से संबद्ध पप्पू यादव, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी कुछ दिन पहले ही बिहार के कुछ लोगों से बातचीत हुई। अब भी उनके दिमाग में एक चीज घूम रही है, सिर्फ वोट चोरी। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मीडिया का सपोर्ट न मिलना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके चलते बहुत सारे लोगों को राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में उन्हें वाजिब सूचना नहीं पहुंच पा रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। आज की तारीख में कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले खड़ी है और जोरदार ढंग से खड़ी है। यह पहली बार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, उन्होंने उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी, ये सब जुटे हुए हैं, भरसक कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसमें आज भी भरोसा बहुत लोगों का उस गोदी मीडिया पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम भले उसको गोदी मीडिया कहें, लेकिन आम लोग, बहुतायत में आज भी उनका भरोसेमंद, सुबह बिना अखबार के उनका दिन नहीं शुरू होता, शाम को चैनलों पर आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने अपने आप को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को इतना मजबूत, इतना समृद्ध किया है कि वो गोदी मीडिया के समकक्ष नहीं तो उससे बहुत नीचे भी नहीं है, शायद 19-20 का अंतर होगा। लेकिन बात यह है कि इस बैठक का जो संदेश जाना चाहिए आम आदमी के बीच,
वो क्या पहुंच रहेगा? अगर नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो जन समर्थन दिखाई दिया है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जिसको लेकर के कांग्रेसी ही नहीं राहुल गांधी भी उत्साहित हैं, उसको वोट में तब्दील कराना ये सबसे बड़ी ये चुनौती है। लेकिन इन सब के बावजूद सदाकत आश्रम की ये बैठक उन कांग्रेसियों के बीच उनकी जड़ता को खत्म करने के लिए एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। इस बैठक में जन भावनाओं के अनुरूप राहुल गांधी ने 10 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है, जिसमें जो ये है वो कहते हैं कि बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक और अधिकार दिलाने के लिए हमने ऐतिहासिक अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें 10 बिंदु हैं। पहला है आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। दूसरा है पंचायत नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। तीसरा है सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। चौथा है नियुक्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल, ये जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। पांचवा है अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के आवासीय भूमिहीनों को जमीन मिलेगी। शहर में 3 डेसिमल और गांव में 5 डेसिमल। प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेगी। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी को। और 9वां है अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने को कानून बनेगा। और 10वां है आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा। सूची में बदलाव केवल विधानसभा ही कर पाएगी। ये 10 बिंदु हैं। इसको इन्होंने जारी किया है। साथ ही इस कार्य समिति में यह कहा गया कि भाजपा चाहे जितने भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे किए हैं, जैसा जो आपको मैंने सुनाया। शिक्षा इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष रूप से संकल्पित हैं, जिसके तहत अब प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित आधी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेंगी। और नियुक्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल जैसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। यह सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि अति पिछड़ों की बराबरी और सम्मान की लड़ाई है। यही है सच्चा सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी। एक चीज और बताना चाहूंगा संक्षेप में। इस बिंदु पर बहुत कुछ चर्चा शुरू हो गई है। सदाकत आश्रम में जो कल बैठक हुई थी, आज मैं समाचार पत्रों को पलट रहा था तो एक हिंदुस्तान में एक
संपादकीय पेज पर आधे पेज का एक आर्टिकल है नीरजा चौधरी जी का। उस आर्टिकल की हेडिंग है अपनी खोई जमीन तलाशती कांग्रेस। उनका कहना है कि जिस तरह सदाकत आश्रम ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की, क्या एक बार फिर यह पार्टी में नई जान फूंकने का माध्यम बन सकेगा। नीरजा जी बहुत सारी बात उन्होंने कही है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि एक चीज मैं उद्धृत करूंगा। उनका कहना है कि जो कुछ भी कांग्रेस या राहुल गांधी जो कर रहे हैं और जो जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस की जो स्थिति का बयान कर रही हैं कि जो कुछ भी कल हुआ सदाकत आश्रम में, उसकी जवाबी प्रतिक्रिया भी दिख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अब तक नहीं घोषित किया है। इससे राज्य में अच्छा संदेश नहीं गया है। मुमकिन है सीटों के मोल भाव के लिए यह रणनीति अपनाई गई हो। वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के बाद भी कई लोगों ने मुझसे यह संदेह जताया था कि शायद कांग्रेस अपनी इस ऊर्जा को पचा न सकेगी। उन्हें आशंका थी कि पार्टी यह भीड़ देखकर सीटों के मोल भाव पर उतर सकती है, जबकि उसके पास राज्य में संगठनात्मक ढांचा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह 70 सीटों पर उतरी लेकिन 19 पर ही सफल हो पाई। तब यही कहा जाता था कि सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर कांग्रेस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकी, जिसके कारण ही महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा। वो आगे लिखती हैं कि तो क्या इस बार उसका वोट बैंक लौट आया है। उल्लेखनीय है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव भी 5 दिनों के लिए बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे और उन्होंने 10 जिलों में 22 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। बेशक तेजस्वी की यह यात्रा उन इलाकों में ही गई जहां वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा सकी थी, लेकिन कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे पर चुप्पी और रोजगार, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मामलों पर ज्यादा और इस यात्रा का असल मकसद बता रहा था। जाहिर है तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ अपनी जवाबी राजनीति कर रहे थे। दावा तो यह भी किया गया कि राजद राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये एक कुछ चीजें और भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी की सक्रियता ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों में खतरे की घंटी बजा दी है। इन सब का एक अच्छा मिला जुला उनका संतुलित आर्टिकल है और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं, जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के पलायन रोको, नौकरी दो के बहाने कांग्रेस ने बिहार में अपने आप को खड़ा करने की पहल सबसे पहले की थी कन्हैया कुमार NSUI के नेतृत्व में, और उसमें वो बेरोजगार लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जो सरकारी नीतियों के चलते उनकी उम्र खत्म हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली। उन्होंने परीक्षाएं भी दी, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन परिणाम आज तक नहीं आ सका। कुल मिलाकर के कांग्रेस इस सदाकत आश्रम की इस ऐतिहासिक भूमि से उन्होंने एक बड़ी पहल की है। देखना यह होगा कि इसका संदेश आम जनता के बीच किस तरह से जाता है, कहां तक पहुंचता है,
उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो मैंने कहा कि ये कार्य समिति की बैठक उस जड़ता को समाप्त कर पाएगी, लेकिन उनके पास मौका महज 1.5-2 महीने का ही है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बातें जनता तक पहुंच सके। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने विचारों से अवगत जरूर कराते रहें। जैसे महान समाजवादी विचारक देसाई परिवार के वारिस अफलातून भाई ने किया है। मैं अफलातून भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं।